नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 5 बजने को है और हम हाजिर हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। एमपी और छत्तीसगढ़ में आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। अंतिम दिन कई दिग्गजों ने नॉमिनेशन किए, पर्चा भरा। नॉमिनेशन दाखिल करने वाले दिग्गजों के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे गौरी शंकर बिसेन की, जिनको लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। क्या था सस्पेंस, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी छत्तीसगढ़ के दिग्गजों के नॉमिनेशन की और अमित जोगी के यू टर्न की। इसके अलावा कोरबा में गणेश दास महंत की भी बात हम करेंगे, जिनकी आस चुनाव लड़ने की टूट गई है। क्या थी वजह, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात एमपी के नॉमिनेशन की कर लेते हैं। और आइए बात करेंगे महासंग्राम 2023 की। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव जैत में मां नर्मदा की पूजा की। कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद बुधनी एसडीएम दफ्तर में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। सीएम शिवराज लाडली बहनों के साथ नामांकन जमा करने पहुंचे थे। नामांकन जमा करने के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि जनता से आशीर्वाद लेकर नामांकन फॉर्म भर दिया और अब बुधनी की जनता बुधनी संभालेगी। इसके साथ ही उनकी पत्नी ने कहा कि बुधनी हमारा परिवार है और इस बार भी अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत होगी। जनता का पहले मां की कृपा और आशीर्वाद लेके पूजा करके और फिर जनता से आशीर्वाद लेके मैंने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है और अब मैं चुनाव प्रचार की सारी जवाबदारी अपनी जनता के ऊपर सौंप के आज ही अभी मैं सुहागपुर जा रहा हूं और सुहागपुर के बाद सिवनी मालवा वहां भी जाऊंगा। चुनाव प्रचार मेरा प्रदेश में फिर शुरू। प्रदेश आप देखेंगे, बुधनी कौन संभालेगा? मेरी जनता संभालेगी। बुधनी बुधनी की जनता और मैं दो है ही नहीं, हम एक है। हमने यहाँ पर एक परिवार का रिश्ता जोड़ा है और ये बुधनी हमारा परिवार है, तो यहाँ की जवाबदारी परिवार की होगी ना। इसलिए साहब जो प्रत्याशी है उन्होंने कहा है कि मैं 229 विधानसभा में प्रचार करूंगा और बुधनी का प्रचार मेरे पूरी परिवार करेंगे और यहाँ ऐतिहासिक जीत होगी बुधनी में। कितने वोटों से जीतेंगे इस बार? लगता लाख के पार जाएगी। ऐतिहासिक होगी, मध्य प्रदेश में नंबर 1 रहेगा। तो सीहोर में बुधनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वैराग्य नंद उर्फ मिर्ची बाबा ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान मिर्ची बाबा ने एसडीएम दफ्तर के सामने मंत्र उच्चारण कर माथा टेका, मिट्टी उठाकर सिर पर भी लगाई। नामांकन दाखिल करने के बाद मिर्ची बाबा ने मीडिया से कहा कि बुधनी की जनता अगर मुझे विधायक बनाएगी तो सरकार कोई भी बने, सबसे पहले उच्च कोटि का ऐतिहासिक नर्मदा घाट बनाया जाएगा। इंदौर विधानसभा 1 से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने भी नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर की जनता मुझसे प्यार करती है और मैं भी जनता को प्यार करता हूं। सियासत की पिच पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करूंगा। प्रदेश में बीजेपी 160 सीटें जीतेगी, वहीं मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 55 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होगा। ये बात कही है कैलाश विजयवर्गीय ने। दामद आगरा से ग्वालियर ले जा रहे थे चांदी। देखिए, जनता का प्यार है। मैं इंदौर को बहुत प्यार करता हूँ। इंदौर ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपनी प्राणों की आहुति दे दूँ तो कम है, इतना इंदौर ने दिया है। और इसलिए इंदौर के लिए करने की हमेशा इच्छा रहती है। दी बेस्ट क्या हो सकता है इंदौर में, हमेशा सोचता रहता हूँ मैं। और इसीलिए पहले सलाह देता था, अब मुझको खुद को करने का मौका मिला है, पार्टी ने दिया है। मैं दावे से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त अंडर करंट है और 160 से ऊपर सीट आएगी। तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। 160 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। जबरदस्त बहुमत बीजेपी को मिलेगा इस बार, ये बात कही है। इंदौर की जनता के लिए कहा कि इंदौर की जनता से मैं प्यार करता हूं और इंदौर की जनता भी मुझे प्यार करती है।
उधर बालाघाट में गौरी शंकर बिसेन को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। जी हां, गौरी शंकर बिसेन ही बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी होंगे बालाघाट में। पार्टी ने बिसेन को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया और इसके अलावा बिसेन ने आज बी फॉर्म के साथ नॉमिनेशन कर दिया है। और इससे पहले बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन मौसम बिसेन ने पार्टी से टिकट बदलने की मांग की थी और तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। अब बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि गौरी शंकर बिसेन ही बीजेपी के प्रत्याशी होंगे बालाघाट से। तो गौरी शंकर बिसेन ने भी पर्चा दाखिल किया है। बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को बीजेपी ने टिकट दिया था, वहां से मौसम बिसेन को बालाघाट से मौसम बिसेन को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन मौसम बिसेन ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया और टिकट बदले जाने की मांग पार्टी के सामने रखी थी। पार्टी ने विचार विमर्श किया और गौरी शंकर बिसेन को बालाघाट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नामांकन जब भरने जा रहे थे गौरी शंकर बिसेन तो एक रोड शो भी उन्होंने किया, इसे शक्ति प्रदर्शन भी हम कह सकते हैं। विजय संकल्प रैली आज आहूत की गई, जिसका आह्वान जिला भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इस रैली को मार्गदर्शन देने, आशीर्वाद देने के लिए हमारे स्टार प्रचारक, सांसद एवं केंद्र के राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने इस रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर रैली आहूत की गई। बड़ी संख्या में, बड़े उत्साह के वातावरण में पार्टी ने श्री गौरीशंकर जी बिसेन को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। बालाघाट विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन है। तो क्या उन्होंने आज फॉर्म भी भर दिया? क्या फॉर्म भर दिया, एबी फॉर्म भी जमा हो गया। तो पहले तो आपके नाम का भी फॉर्म आया था। अब पार्टी की व्यवस्था है, जितना हमारी प्रक्रिया थी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी। तो अधिक चर्चा के लिए सीधे हम बालाघाट का रुख कर देते हैं। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, क्या तबीयत खराब होना ही एक बड़ी वजह बताई जा रही है जो प्रत्याशी बदला है बीजेपी ने, गौरी शंकर बिसेन को प्रत्याशी बनाया है बालाघाट में, या फिर कोई और वजह है, कोई और बड़ी वजह है अंदर खाने? श्रीनिवास जी, आपको बता दूं कि बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन ने नामांकन फॉर्म 26 तारीख को जैसे ही नामांकन फॉर्म जमा किया था, उसी दिन न्यूज 18 ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि गौरी शंकर बिसेन ही बालाघाट से विधानसभा के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। और आज इस बात की न्यूज 18 की खबर पे मुहर भी लग गई जब गौरी शंकर बिसेन स्वयं ही कहा कि बीजेपी ने उन्हें अधिकृत रूप से प्रत्याशी घोषित कर दी। उस दिन जब चर्चा हुई थी तो चर्चा में ये बात सामने आई थी कि उनकी जो पुत्री है मौसम बिसेन, उसकी तबियत खराब थी। तबियत खराब होने के कारण चुनाव प्रचार नहीं कर सकती, जिसके कारण उन्होंने नामांकन फॉर्म जमा किया था। और इसी बात की जो जब सत्यनारायण अग्रवाल जो यहाँ के जिलाध्यक्ष, उनसे भी चर्चा की, उनका भी कहना था कि मौसम बिसेन जो है उन्हें स्वयं कहा था कि उनकी तबीयत ठीक न होने के कारण किसी और को प्रत्याशी बनाया जाए। और आज इस बात की भी पुष्टि हो गई कि जब मौसम बिसेन ने बयान दिया, उसमें कहा कि मैंने स्वयं ही बीजेपी हाईकमान को कहा था कि मुझे ही मेरी तबियत खराब है, इस कारण से मेरी टिकट किसी और को दिया जाए। तो उनकी टिकट बीजेपी ने उनके पिता गौरी शंकर बिसेन को आज दे दिया है और इस बात की पुष्टि भी हो गई। गौरी शंकर बिसेन ने आज वारी लाल लश्कर के साथ नामांकन पत्र भी जमा की, साथ ही बीजेपी हाईकमान ने उनको एबी फॉर्म भी दे दिया, जो कि आज उन्होंने जमा कर दिया है। तो कुल मिला के बात एक ही न्यूज 18 ने जो खबर दिखाई थी प्रमुखता से, उस खबर पे आज मुहर लग गई और गौरी शंकर बिसेन ही भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी होंगे बालाघाट विधानसभा के। तो आपको साथ ही ये बता दूं कि लगातार ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी पुत्री को टिकट मिलेगा, कि गौरी शंकर बिसेन ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अधिकृत रूप से जो बीजेपी है लिस्ट नहीं किया था, लेकिन एबी फॉर्म देके उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि गौरी। कुल मिलाकर न्यूज 18 ने पहले ही दर्शकों को बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, वैसा ही हुआ। बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से खबर, जहां पर देर शाम बैठक होनी है एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की। आज देर शाम दिल्ली में बैठक होने जा रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह आज दिल्ली जाएंगे, रणदीप सुरजेवाला भी आज दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में एमपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बड़े नेताओं के बीच मनमुटाव के मामले पर बैठक आज होगी।
तो राजधानी दिल्ली में देर शाम भी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें एमपी कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। तो आज देर शाम दिल्ली में बैठक होने जा रही है एमपी कांग्रेस की, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला जो कि प्रभारी एमपी कांग्रेस के, वो भी मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में एमपी कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक होनी है। आलाकमान की बड़े नेताओं के बीच जो मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं, मनमुटाव जो हम देख रहे हैं, जो रूठे हुए हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है, जिनका टिकट कट गया है, वो रूठ गए हैं, पार्टी से नाराज हैं, उनको लेकर बैठक होनी है। क्योंकि पार्टियां जानती हैं, सभी दल जानते हैं कि रूठे हुए प्रत्याशी कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते हैं पार्टी को विधानसभा चुनाव में। चलिए, अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर देंगे। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, सभी दल ये समझते हैं कि रूठों को मनाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जो नाराज़ प्रत्याशी होते हैं, नाराज़ नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस में ये चुनौतियां ज़्यादा हैं, इसलिए कांग्रेस को मंथन करने की ज़रूरत भी है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के बागी चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं। उनको तो मनाने की चुनौती कांग्रेस के सामने है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस में खुद एकजुट दिखाने की कोशिश है, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच अनबन की खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह कई बार इस मामले को लेकर सफाई दे चुके हैं कि उनके और कमलनाथ के बीच किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं है और ये सिर्फ भ्रम बीजेपी की तरफ से फैलाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच के मनमुटाव और कपड़ा फाड़ने की जो राजनीति चल रही है, उसको लगातार जनता के बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि आज जो मध्य प्रदेश से जुड़े पार्टी के नेता हैं, चाहे वो प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, ये सभी को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। देर शाम दिल्ली में बैठक होगी, उसमें इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि जो मनमुटाव की खबरें आ रही हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाए और साथ ही जिन सीटों पर बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर आए उनको कैसे मनाया जाए, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। और कल सुबह कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वापस भोपाल लौट आएंगे। तो आज शाम को महत्वपूर्ण बैठक होने की खबर है, दिल्ली में ये बैठक होगी। जी, आपका बहुत धन्यवाद अनुराग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर पहुंचे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे हैं बैठक के लिए। अमित शाह ग्वालियर पहुंचे हैं, 3 दिवसीय मध्य प्रदेश का उनका दौरा और इसी कड़ी में आज अमित शाह ग्वालियर पहुंचे हैं। ग्वालियर चंबल में रणनीति अब बनाएंगे। बैठक करने के लिए अमित शाह ग्वालियर पहुंचे हैं। 3 दिन का उनका एमपी का दौरा है, मिशन एमपी पर निकले हुए हैं अमित शाह। लगातार जो समीकरण है बैठाने की कोशिश है, जिन सीटों पर रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, कवायद कर रही है। समन्वय बना रहे, सभी नेताओं के बीच, सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बना रहे, विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर। तो ग्वालियर चंबल अंचल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र चुनाव के लिहाज से, बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र चुनाव के लिहाज से। वहां पर बीजेपी के पास कद्दावर नेता सिंधिया हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं दोनों नेताओं को, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। एक तरफ सिंधिया हैं, दूसरी तरफ है नरेंद्र सिंह तोमर, बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभिवादन किया बीजेपी समर्थकों का। तो देखिए, रणनीति अब बनाई जाएगी। प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, अब बारी है रणनीति बनाने की। और रणनीति बनाने में इनसे माहिर कोई नहीं, इनसे माहिर कोई नहीं। चुनाव की रणनीति बनाने में राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए सीधे रुख करेंगे सुशील
हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील। प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। ग्वालियर चंबल अंचल महत्वपूर्ण क्षेत्र किसी भी दल के लिए राजनीति के चाणक्य पहुंचे हैं। रणनीति बनाई जाएगी। सिंधिया भी साथ हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी साथ। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुंचे हैं और इस होटल में लगातार जो है बैठक चल रही है। इस बैठक में जो ग्वालियर चंबल अंचल के पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए हैं और अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे हैं। अमित शाह के साथ नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहुंचना और सामने अभिवादन करना कहीं न कहीं इस बात का संदेश है कि ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर अगर देखें तो अभी 17 सीटें भाजपा के पास है, 17 कांग्रेस के पास है। 2018 के परिणाम जब आए थे तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 34 में से 27 सीटें हार गई थी। यही वजह है कि इस बार पूरी तैयारी है और ग्राउंड लेवल पर अमित शाह खुद यहां आए हैं और माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की जो 34 में से 20 सीटें ऐसी है जहां पर कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है तो कहीं दूसरी पार्टी के जातिगत समीकरणों के चलते खड़े हुए। बिल्कुल, राजनीति में तस्वीरों के मायने कई होते हैं। जो तस्वीर हमने देखी, एक तरफ सिंधिया थे, एक तरफ तोमर थे, बीच में अमित शाह, दोनों ने अभिवादन किया समर्थकों का। बहुत कुछ बयां किया इस तस्वीर ने। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। रायपुर से खबर, सीएम भूपेश बघेल ने अपना शपथ पत्र दाखिल कर दिया है। संपत्ति को लेकर दाखिल किया है शपथ पत्र। सीएम भूपेश बघेल के पास 10 तोला सोना है, 2 किलो चांदी। पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के पास 40 तोला सोना। सीएम के खाते में 56,03,923 रुपए। पत्नी के अकाउंट में 1,38,15,326 रुपए। ये संपत्ति का ब्यौरा दिया है सीएम भूपेश बघेल ने। पाटन से अब चुनावी मैदान में होंगे अमित जोगी। जी हां, अमित जोगी ने पाटन से नामांकन दाखिल कर दिया है। भूपेश बघेल के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। अब पाटन विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से विजय बघेल भी चुनावी मैदान में हैं। सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से हैं और जोगी कांग्रेस की तरफ से। अमित जोगी ने पाटन विधानसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने। जब अमित जोगी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे तो पाटन विधानसभा सीट अब सबसे हॉट सीट हो गई है छत्तीसगढ़ की। बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है। विजय बघेल को उन्होंने मैदान में उतारा और अमित जोगी भी है मैदान में। 23 सालों में पाटन में चुनाव होने वाला है। अभी तक तो चाचा भतीजा के बीच में मैच फिक्सिंग चलती रही। अब चुनाव होगा और इस चुनाव में अमित जोगी केवल एक चेहरा है। चुनाव लड़ने वाले जो पाटनवासी हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित, परिवारवाद से पीड़ित, शराबखोरी से पीड़ित, सट्टाबाजी से पीड़ित जो पाटनवासी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जीत पाटनवासियों की होगी। अगर मुझको थोड़ा भी डाउट होता, थोड़ा भी संशय होता तो मैं किसी और सीट पे चले जाता, 2 सीटों से लड़ता, पर आज मैं केवल और केवल पाटन से लड़ रहा हूं, ये दिखाने के लिए, लोगों को ये साबित करने के लिए कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में मैच फिक्सिंग हो चुकी है। जनता अब समझ चुकी है कि दोनों पार्टियां, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस ने ठगा नहीं। जब वो छत्तीसगढ़ को देखते हैं उनको अपना कमीशन दिखता है, मुझे अपना मिशन और विजन दिख रहा है। ममता हमारे साथ जुड़ गई है इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। ममता, अमित जोगी का नामांकन दाखिल कर देना पाटन से, त्रिकोणीय मुकाबला अब हो चुका है। क्या कुछ समीकरण अब वहां पर बनेंगे? क्या मुकाबला दिलचस्प हो गया है अब? ममता, देखिए, अमित जोगी ने नामांकन भरा और सबसे बड़ी बात यह है कि पाटन जब दुर्ग वो आए थे कलेक्टेड, तो सबको ये लगा कि वो अपने जो प्रत्याशी हैं जोगी कांग्रेस के दुर्ग से, उनके लिए नामांकन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जब हलचल मच गई, कई चर्चाएं शुरू हो गई और बाद में आकर उन्होंने कहा कि वो पाटन से चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर उसके बाद सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। अमित जोगी का ऐसा दावा है कि वो बहुत ईजी सीट ले सकते थे, 2 सीटों पर लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने पाटन ही चुना
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पाटन जो है वो उनके लिए भले ही माना जाता है कि कठिन सीट है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि पाटन में जो है वो जिस उम्मीद के साथ में उतरे हैं वो उम्मीद पूरी होगी। हमने उनसे ये भी सवाल किया कि अक्सर ये इस तरह से अचानक आपको डिसीजन क्यों लेना पड़ा, तो उनका कहना था कि आखिर में उन्होंने माना कि एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था और कोई ना कोई पार्टी जो है वो अपनी इस तरह की रणनीति बनाती है। और उनका ऐसा दावा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लोग परेशान हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जोगी बिल्कुल ममता, और इसमें अमित जोगी की तारीफ करनी होगी कि सीएम भूपेश बघेल के सामने वो लड़ रहे हैं, एक बड़ा जिगरा उन्होंने दिखाया है। ममता, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। होशंगाबाद